बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे आप लोग? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, एक टिपिकल सा चैप्टर जो आपको परेशान करता है, चाहे वो बोर्ड्स की बात हो, चाहे नीट एग्जाम की बात हो। बट अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत ही सिस्टमेटिक, पॉइंट वाइज मैनर में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको सारे के सारे वर्ड्स, टर्म्स और प्रोसेसेस सिखाने वाले हैं। पहले आप इन पिक्चर्स को देखिए। आपने कभी सोचा है कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही क्यों दिखता है? या अगर हम आम की गुठली से, आम के बीज से पौधा उगाते हैं तो आम का पौधा ही क्यों उगता है? या इस पिक्चर को देखिए। कई बार क्या होता है, हम देख के ही बता देते हैं कि ये लोग एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। औरों की बात छोड़िए, आपको खुद को फील हुआ होगा, किसी ने कहा होगा कि तुम तो अपने पापा जैसे दिखते हो या अपनी मम्मी जैसे दिखाई देते हो। तुम्हारी नाक तुम्हारी दादी जैसी है, आंखें तुम्हारी पापा जैसी हैं। तो we know that existing organisms produces new organism of their own kind। रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये। लायन हमेशा लायन प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस करते हैं। बट फिर भी उनमें कुछ सिमिलरिटीज होते हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। यस और नोट? तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हेयर कलर या स्किन कलर, हेयर टाइप, कर्ली हेयर या स्ट्रेट हेयर, फेयर स्किन या डार्क स्किन, ब्राउन और ब्लैक आई। अब पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, या तो वो बेसिक कैरेक्टर तो सिमिलर होंगे, बेसिक बॉडी प्लान सेम होता है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस उनमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब सिमिलरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी अपीयर होते हैं। सो व्हाट आर द रीजन ऑफ दीज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस? तो इस चैप्टर में हम इन सब रीजंस का और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, और वो हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि ये जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स बच्चों दो वर्ड्स को मिलके बना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आपने ये तो अभी तक समझ लिया है कि बेसिक बॉडी प्लान सेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सब में दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं। तो अगर सिमिलर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको तो कह देते हैं हेरिडिटी। बट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम इन दिस वर्ल्ड, तो वो क्या कहलाता है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कहलाती है इनहेरिटेंस। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज हेरिडिटी। और क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वेरिएशन। और इसी स्टडी को हम जेनेटिक्स कह रहे हैं। और ये टर्म जो दी थी बच्चों, सबसे पहले याद कीजिए, बैटसन ने। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। सीधा सा नाम आता है उनके दिमाग में, मेंडल का। मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन। याद रहेगा। ये गलतियां नहीं करनी। इन छोटी छोटी गलतियों के पीछे आप बोर्ड्स में और नीट एग्जाम में अपने मार्क्स लूज करके आते हो बेटा। चलिए। अब शुरू से जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया इन सिमिलरिटीज पे, डिफरेंसेस पे। बहुत सारी थियरीज दी गई। तो उस पूरे टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि मेंडल वी नो इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो तो मेंडेलियन ही रहा हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेंडल से पहले या मेंडल के बाद किसी ने काम ही नहीं किया। तो मेंडल से पहले प्री मेंडलिज्म और उसके बाद पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है। लेकिन प्री मेंडलिज्म की मोस्टली जो थ्योरीज हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं था। ये थ्योरी मेनली बेस्ड थी कि कैरेक्टर्स हैं, वो पेरेंट्स के मिक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और उसी के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का नाम इनको दिया। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो मेंडलिज्म से अगर हम स्टार्ट करें, तो 1822 में उनका बर्थ हुआ, 1884 में उनकी डेथ हुई, एंड इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। पहली चीज। अब उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गार्डन पी पे, जिसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं, 7 साल तक, 1856 से 63 तक। और उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म से।
उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया 1866 में इन द एनुअल्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो आएगा वो क्या आएगा, एक स्वीट पी भी होता है, उन्होंने तो गार्डन पी पे काम किया, एक स्वीट पी होता है जिसको कहते हैं लथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस, कंफ्यूज नहीं होना है, गार्डन पी याद रखना है। ठीक है। तो कितने साल तक काम किया, किस पे काम किया, उनके जो फाइंडिंग्स थी वो किस जर्नल में पब्लिश हुई, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने पी प्लांट को, गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहली बात, प्योर वेराइटीज अवेलेबल थी। प्योर वेराइटी का मतलब कि कैपिटल टी लिखे तो प्योर टोल हो गया, स्मॉल टी लिखेंगे तो प्योर ड्वार्फ हो गया। तो प्योर वेराइटीज अवेलेबल थी। लार्ज नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स की, स्टेम की हाइट या प्लांट की हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पोड कलर, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। पी प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड, तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, एनुअल प्लांट है, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन में बहुत सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। और उस सेल प्लॉट में जो पोलिनेटिंग प्लांट था, उस पे मेंडल ने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, हम मेथोडोलॉजी में पढ़ेंगे, कंट्रोल ब्रीडिंग करवाई थी जिससे उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी पॉसिबल हो गया। एंड दीज आर द 7 कैरेक्टर्स। आपको पता है मेंडल ने इनिशियली 22 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, किस पे, पी प्लांट पे 22 कैरेक्टर्स, बट फाइनली ही वर्क विद ओनली 7 कैरेक्टर्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड कलर एंड फ्लावर कलर। जो हमने लेफ्ट साइड में लिखे, मतलब पहले लिखे हैं, वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो बाद में लिखे गए वो रिसेसिव है। ये ध्यान रखना है, ये करेक्टर्स भी कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव किसके टर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए अब टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, राइट, इस सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, राइट, न्यूक्लियस हो गया सेल का। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में क्या होंगे, आगे अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पे रोड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेल में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं दे आर नोन एज जीन्स, स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स आर नोन एज जीन। अगर हम उल्टा चलें तो जीन से डीएनए बना, डीएनए से क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो क्रोमोसोम क्या है, जो कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की उसको हम क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम। कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। ठीक है। अब जीन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। अब आते हैं अलील पे, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, जो एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है होमोलोगस क्रोमोसोम में, वो क्या कहलाती है, अलील। देखो अभी हमने क्रोमोसोम की बात करी, क्रोमोसोम 2 सेगमेंट से मिलकर बना होता है जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, लेकिन क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में मिलते हैं, सो दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब मान लीजिए एक क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है, कोई भी कैरेक्टर के लिए आप कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए प्लांट की हाइट की ही हम बात कर लेते हैं, तो प्लांट की हाइट के लिए एक क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये इसके लोकस हो गए जो एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब डोमिनेंट फैक्टर या अलील क्या होता है, रिसेसिव फैक्टर या अलील क्या होता है। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम होमोलोगस कंडीशन में प्रेजेंट है, राइट, और एक ही पोजीशन पे लोकेटेड है। तो ऐसा अलील
जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर दे, अपना जो इफेक्ट है दोनों कंडीशन में दिखा दे, वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। कि भाई जैसे ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, लेकिन अगर ये कैपिटल टी भी होगा तो भी अपना इफेक्ट दिखा दे, तो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। जबकि ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग अलील जो दूसरे की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट ना दिखा पाए या सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट दिखा पाए, जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट दिखा पाए, ठीक है? तो दूसरे की प्रेजेंस में नहीं दिखा पा रहा तो रिसेसिव, दूसरे की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट दिखा देता है तो वो डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है होमोजाइगस क्या है सर? कि अगर अलील सेम है तो होमोजाइगस, अलील डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। ये दोनों अलील सेम है तो ये होमोजाइगस हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा केस ले लें जहाँ पे एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो तो अलील डिफरेंट हो गए, तो ये क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। नाउ टर्मिनोलॉजी में आगे बात करें, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसके जीन्स कैसे हैं। वो बाहर से देखने पे तो हमें पता नहीं चलेगा ना, तो जीन्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। लेकिन अगर देखे और देख के ही पता चल जाए कि भाई ये टॉल है, ड्वार्फ है, ब्लैक है, व्हाइट है, फैटी है, थिन है, तो देखने से ही पता चल जाए, फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप। प्योर लाइन में ऑलरेडी बता चुका कि सेम कैरेक्टर के इंडिविजुअल प्योर लाइन कहलाते हैं, चाहे वो कैपिटल टी हो टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी हो ड्वार्फनेस के लिए। याद रह जाएगा ना बेटा? याद रहेगा आप लोगों को? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा आसान हो जाएंगे आगे चीजें। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो अगर एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी करें तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मान लीजिए हम सिर्फ प्लांट की हाइट को स्टडी करें या सीड के शेप को स्टडी करें तो क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड। लेकिन एक बार में दो कैरेक्टर को स्टडी करें कि सीड का शेप भी स्टडी कर लिया और सीड का कलर भी स्टडी कर लिया, तो ये क्या हो गया? दो कैरेक्टर हो गए, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। बैक क्रॉस कि जो F1 ऑर्गेनिज्म है, F1 ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दे तो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। लेकिन अगर उसको हम होमोजाइगस सॉरी टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे हम? अगर F1 ऑर्गेनिज्म को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, F1 को डबल रिसेसिव के साथ, देखिए कैसे होता है। जस्ट ए सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये पेरेंट है, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, गैमेट्स बने। गैमेट्स बनने के बाद वो कंबाइन हो जा ओके F1 जनरेशन बना देते हैं, ठीक है? अब F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दे तो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। लेकिन अगर F1 ऑर्गेनिज्म को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब बैक क्रॉस के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट होते हैं, जबकि बैक टेस्ट क्रॉस के लिए डबल रिसेसिव पेरेंट होते हैं, ठीक है? रेसिप्रोकल क्रॉस में उल्टा हो जाएगा कि एक में मान ली फर्स्ट क्रॉस में हमने ए को मेल लिया, बी को फीमेल लिया या बी को फीमेल लिया, ए को मेल लिया, तो नेक्स्ट में उल्टा कर देंगे। यहाँ पे सेकंड क्रॉस में क्या होगा? ए को मेल कंसीडर कर लेंगे और बी को फीमेल। तो ऐसे क्रॉसेस क्या कहलाएंगे बेटा? रेसिप्रोकल क्रॉस। अब मेंडल ने जो जो अपनी नॉलेज थी मैथमेटिकल लॉजिक और रीजनिंग की जो नॉलेज थी उसको अप्लाई किया, ठीक है? उसने लार्ज सैंपल साइज रखा, उसने स्टैटिस्टिकल डाटा रखा, उसने F3 जनरेशन तक भी अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। दीज वर द रीजंस फॉर हिज सक्सेस, है ना? तो क्या मेथोडोलॉजी की? उन्होंने स्टडी किया, सेलेक्ट किया पी प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स और उसको कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेट किया जिससे कि उसको प्योर लाइन मिल गई कि भाई पेरेंट फेनोटाइप और जीनोटाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको सेल्फ क्रॉस करवाते गए टू डेवलप प्योर लाइंस।
प्योर लाइन मिल गई, उसके बाद उसका क्रॉस पोलिनेशन करवाया, कंट्रोल्ड सेल्फ पोलिनेशन। प्योर पी प्लांट जो थे, चाहे वो टॉल हैं या ड्वार्फ हैं, उससे F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में सारे कैसे हो गए? हेट्रोजाइगस हो गए। F1 जनरेशन में सारे हेट्रोजाइगस हो गए। ठीक। अब है जो F1 ऑर्गेनिज्म है, उनका जब सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे आ जाएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप, कि उनकी रेशियो क्या आई, फिनोटिपिक रेशियो क्या आई और जीनोटिपिक रेशियो क्या आई। अगर हम एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे टॉल 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 और एक ड्वार्फ। तो देखने से तो क्या लग रहा है, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो रेशियो क्या आ गई, 3:1। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे जीनोटिपिकली, तो 3 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, होमोजाइगस टॉल, homozygous dwarf and heterozygous tall. So ratio will be 1:2:1. So for a monohybrid cross, phenotypic ratio is 3:1, but genotypic ratio is 1:2:1. याद रहेगी ये बात? पक्का? चलें आगे? चलिए। अब F1 प्लांट एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं, हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट रहेगा, ठीक है? एक जो कैरेक्टर था वो अपीयर नहीं हुआ F1 जनरेशन में, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। लेकिन F2 जनरेशन में दोनों के दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए 1:2:1 में। जब रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया तो भी सेम एक्सपेरिमेंट्स मिले। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने कुछ रूल्स बनाए, जिनको हम मेंडल्स लॉज भी कहते हैं या मेंडल्स प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। उसने क्या कंक्लूड किया कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, और वो यूनिट्स क्या कहलाई, फैक्टर्स। मेंडल को फैक्टर वर्ड पता था, मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर, जिनको आजकल हम क्या कहते हैं, जीन। द वर्ड जीन वाज गिवन बाय जॉनसन। मेंडल के फैक्टर को आज हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, मतलब जीन अकर्स इन पेयर्स। One factor of a pair of allele expresses itself in hybrid, जिसको हम डोमिनेंट एलील कह देते हैं। दूसरा जो हिडन रह जाता है, अनएक्सप्रेस रह जाता है, वो क्या कहलाता है, रिसेसिव एलील। ठीक है। तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये क्या कहता है कि दो अलील हैं, एक जीन के दो अलील जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, दे रिमेन इन एन इंडिविजुअल। ठीक है। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज अलील पेयर सेग्रीगेट, वो अलग अलग हो जाएगा, और एक गैमेट को एक एलील मिलेगा फ्रॉम एलील पेयर। ठीक है। तो क्योंकि गैमेट के पास एक एलील है एक कैरेक्टर का, तो वो हमेशा प्योर होगा, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। देखो कैसे, कि प्योर प्लांट था टॉलनेस के लिए और ड्वार्फनेस के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो अलग अलग हो गए, तो एक के पास एक एलील आया, एक गैमेट के पास एक एलील आया, तो प्योर फॉर्म है। बट F1 जनरेशन में ये सारे के सारे वापस से मिल गए, एंड दे प्रोड्यूस्ड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जिसको हम हेट्रोजाइगस टोल कहेंगे, क्योंकि टोलनेस डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। अब जब इनका सेल्फ क्लोज हम करवाते हैं, F1 ऑर्गेनिज्म का जब सेल्फ क्लोज करवाते हैं, तो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आती है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आती है। होमोजाइगस टोल 1, हेटेरोजाइगस टोल 2, होमोजाइगस ड्वार्फ 1। ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। याद रह जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये रेशियोज आपको निकालने आना चाहिए। आप मैंने टॉलरेंस के लिए बताया, आप सीड शेप के लिए इसको बना के कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मेंडल ने किया था। देखिए, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रही है, 1:2:1, या फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1, मतलब टोटल प्रोजेनी कितने हैं, 4। तो अगर हम रेशियो देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से, a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 1 है।
तो 1/4 हो गया। ये हाफ है तो 2/4 हो गया, ये दोबारा से 1/4 हो गया, ठीक है ना? ए क्या है? कैपिटल टी है। बी क्या है? स्मॉल टी है। दोनों कंप्लीट एक बना रहे हैं तो हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/4। 4 में से कैपिटल कितने बने? 1 बना। 4 में से हेटेरोजाइगस कितने बने? 2 बने तो हाफ हो गया। 4 में से रिसेसिव कितने बने? 1/4 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन हुई। टेस्ट प्रोज का मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन वहाँ पे हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करना भूल गए थे। टेस्ट प्रोज इज़ डन टू चेक प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। टेस्ट प्रोज इज़ डन टू चेक प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। कि F1 को प्योर रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएँगे तो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस, एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज़ ऑलवेज 1:1, ठीक है ना? तभी तो प्योरिटी ऑफ गैमेट चेक होगी। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या कहता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 कैरेक्टर्स अब हमें स्टडी करने हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर कैरेक्टर। अब आप सिंपल सा एग्जांपल लो, हमारी बॉडी में स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन मैं कलर की बात कर रहा हूँ, कलर में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक ही इंडिविजुअल में एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन क्या स्किन कलर आई कलर को अफेक्ट करता है या आई कलर हेयर कलर को अफेक्ट करता है? नहीं, वो एक साथ रहते हुए भी इंडिविजुअली अपनी अपनी एक्सप्रेशन देते हैं, अपना अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली शो करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस से 2 कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो सीड का शेप और सीड का कलर दोनों एक साथ स्टडी करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक नई शीट आपके लिए इंसर्ट करता हूँ, नई स्लाइड। देखिए 2 कैरेक्टर्स लिए हमने, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड शेप एंड सीड कलर। राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। जो शुरू वाले हैं लेफ्ट वाले, हम इनको डोमिनेंट मान लेते हैं। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, पेरेंट पहले तो पेरेंट लिख लीजिए। दीज आर द पेरेंट, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। गैमेट फॉर्मेशन एंड F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाएंगे, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस, राउंड एंड येलो। हेट्रोजाइगस, राउंड एंड येलो। क्लियर? F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस F1 का जब सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो 4 टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। दोनों साइड से अगर आप देखेंगे 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो ये 4 तरह के गैमेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? एंड इट गिव्स F2 रेशियो ऑफ 9:3:3:1 फिनोटिपिकली। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? 9:3:3:1। क्लियर? F1 में सारे के सारे हेट्रोजाइगस राउंड येलो, सेल्फ क्लोज करवाया तो रेशियो ये आ गई। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए यहाँ पे डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:1। अब आप अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पेरेंटल है और ये रिकॉम्बिनेंट्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पेरेंटल कौन कौन से हैं? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स या न्यू कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। तो ये 10 है, ये 6 है। तो कई बार पूछा जाता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज बताइए, तो उस केस में आपको क्या करना है? पेरेंटल है 10, टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल 16 इंटू 100 कर देंगे आप, तो आपकी रेशियो आ जाएगी। या रिकॉम्बिनेंट का पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं कि भाई मेरा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो सही है कि नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आप एक एक करके दोनों कैरेक्टर्स को ले लीजिए, सीड शेप ले लीजिए,
राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड कितने हैं? 9 + 3 12 हो गए। रिंकल्ड कितने हैं? 3 + 1 4 हो गया। तो रेशियो क्या आया? 3:1। मोनो हाइब्रिड का रेशियो आ गया। सीड कलर आप ले लीजिए, येलो एंड ग्रीन। येलो कितना है देखिए, 9 + 3 12 एंड ग्रीन कितना है? 3 + 1 4। तो रेशियो सेम आ गया, 3:1। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स था, उसके एक्सेप्शंस नहीं थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके भी एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब एप्लीकेबल है? इट होल्ड्स गुड इफ जीन कंट्रोलिंग द कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम अलग अलग है, कि सीड का शेप ले लिया हमने और सीड का कलर ले लिया, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स में है, या उनके बीच के डिस्टेंस ज्यादा है। इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे शुड बी वाइड अपार्ट, उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। ठीक है? लेकिन मेंडल ने जो 7 पेयर लिए थे, जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे, और इनको जो कंट्रोल करने वाले जीन्स थे, दे वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो मेंडल वाज फॉर्चुनेट, ही वाज लकी, बिकॉज़ द बिहेवियर ऑफ जीन्स स्टडीड वर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। लेकिन अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते, तो क्या हो जाता? क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज होता, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का जो रिमार्केबल वर्क था, वो अप्रिशिएट नहीं किया गया बाद में बहुत सारे केसेस में। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत आगे की सोच रहे थे। उन्होंने जिस जर्नल में अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाया, उसका लिमिटेड सर्कुलेशन था। ही फेल्ड टू रिपीट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हॉक्सीड। वो मैथमेटिकली जो अप्रोच उन्होंने लगाई, स्टैटिस्टिकल डाटा जो लगाया, वो साइंटिस्ट को डाइजेस्ट नहीं हुआ उस टाइम पे। एंड साइंटिफिक वर्ल्ड वाज बिजी एट दैट टाइम स्टडीइंग द बुक रिटन बाय डार्विन, ओरिजिन ऑफ लाइफ या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो बुक पब्लिश की थी, उस टाइम पे सारे के सारे उसी में बिजी थे। तो इसलिए मेंडल के रिमार्केबल वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन इन ईयर 1900, 16 years after his death, 3 scientists from 3 different countries, Hugh Cole Correns, and Shamrek, rediscovered Mendel's work, and De Vries republished this in year 1901। ठीक है? और उसके बाद वैटसन ने, जिन्होंने जेनेटिक्स वर्ड या टर्म कॉइन की, और बाकी ने उसको कंफर्म किया कि ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में भी एप्लीकेबल है मेंडल के जो फाइंडिंग्स हैं, रूल्स हैं। एंड आफ्टर दैट ही गॉट स्टेटस ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट रिसेसिव ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो एक्सेप्शंस हैं, जिसको हम ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, हमें ये पता है कि F1 जनरेशन में सिर्फ जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपना इफेक्ट शो करता है, रिसेसिव अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। क्लियर? यही होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस आल्सो। द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स ऑफ टू प्योर पेरेंट एज इंटरमीडिएट कंडीशन, कि ना तो प्योर डोमिनेंट ना प्योर रिसेसिव, समवेयर इन बिटवीन देम, तो वो क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मोजाइक इनहेरिटेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा। देखिए कैसे हुआ। इन 4 o'clock प्लांट दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट। तो आर से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल लेटर फॉर रिसेसिव। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होने चाहिए थे? नॉर्मल कंडीशन में सारे के सारे रेड, हेटेरोजाइगस रेड होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इन F1 जनरेशन हाइब्रिड पिंक वर या हेटेरोजाइगस पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन्ड। तो ये वायलेशन हो गया। जब उसका सेल्फ क्लोज करवाया F1 जनरेशन का, तो रेड टू पिंक टू व्हाइट रेशियो क्या मिली? 1:2:1, रेड व्हाइट पिंक। ये दोनों केस के लिए थी, जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली भी। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से, जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 आता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 3:1। सो इट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ
डोमिनेंस, क्लियर कट वायलेशन है ना? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों के दोनों रेशियो क्या आ गई? 1:2:1। ठीक है? तो ये उसकी फाइंडिंग्स थी कि F1 हाइब्रिड में कैसे आए सारे के सारे पिंक फ्लावर्स आए। ना तो रेड आया, ना व्हाइट आया, दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं रहा। तो ये इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देता है पिंक फ्लावर्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है? सो जीन फॉर रेड एंड व्हाइट कलर डू नॉट एक्चुअली मिक्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि F2 में वो अपना कैरेक्टर्स दिखाते हैं। तो ये मिक्सिंग नहीं है कैरेक्टर्स की। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना? डोमिनेंस में क्या होता है? F2 रेशियो क्या आती है? फिनोटाइप में क्या आएगा और जीनोटाइप में क्या आएगा? फिनोटाइप में क्या आएगा? 3:1। जीनोटाइप में क्या आएगा? 1:2:1। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में चाहे वो फिनोटाइप है, चाहे वो जीनोटाइप है, दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम हो जाती है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस का, को डोमिनेंस। को का मतलब टुगेदर, को का मतलब टुगेदर, टुगेदर होता है ना? कि when two alleles neither show dominant recessive relationship nor any intermediate condition, दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें, साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूट करें, तो वो क्या कहलाएगा? कोडोमिनेंस कहलाएगा। और ऐसे एलील्स को हम क्या कह देंगे? कोडोमिनेंट एलील्स। तो इसका फीचर क्या होगा? कोडोमिनेंस में जो हेटेरोजाइगस है वो डिफरेंट फेनोटाइप शो करेगा देन आइदर ऑफ द होमोजाइगोट्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। AB ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एक्सप्रेशन बी होगी। लेकिन ए बी ना तो ये है ना ये, दोनों से अलग है, डिफरेंट फेनोटाइप फ्रॉम आइदर ऑफ द होमोजाइगस, डिफरेंट फ्रॉम द आइदर ऑफ द होमोजाइगस। ठीक है? सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, in human beings blood grouping is controlled by glycoprotein I। ग्लाइकोप्रोटीन आई जो है वो इसको कंट्रोल करता है, जो कि जीन आई होता है। ठीक है? अब ये एक एंटीजन बनाता है जो कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। फोर फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, फोर फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। ठीक है? ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक है? चार पॉसिबल है। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड हैं तो हर इंडिविजुअल में दो पॉसिबिलिटीज हैं, तीन जीन अवेलेबल में, कि भैया आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है या आई नॉट। ये तीन एलील्स हैं। ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जांपल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन तीन में से कोई दो ही तो हो सकते हैं, या तो ये दोनों हो या ये दोनों हो या ये दोनों हो, तीनों तो हो ही नहीं सकते। अब जो आई है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, इसको हम ओ से या नील से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों डोमिनेंट हैं ओ के ऊपर या आई के ऊपर। लेकिन जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो डोमिनेंट रिसेसिव एक्सप्रेशन शो नहीं करते, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है? अब तीन डिफरेंट एलील्स हैं तो छह कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पेरेंट ए या पेरेंट वन और ये पेरेंट टू हो गया। अब अगर दोनों पेरेंट से ए एलील आता है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एक से ए आया दूसरे पेरेंट से बी आया तो ए बी हो गया, एंड सो ऑन। तो सिक्स जीनोटाइप कैसे पॉसिबल है? देखिए, आई ए, आई ए, आई ए, आई नोट, ये ब्लड ग्रुप ए के लिए हो गया। सिमिलरली आई बी, आई बी होमोजाइगस कंडीशन, आई बी, आई नोट हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये ब्लड ग्रुप बी के लिए हो गया। आई ए, आई बी एंड आई नोट, आई नोट, ये ओ और ये ए बी ब्लड ग्रुप। सो सिक्स जीनोटाइप बट फोर फेनोटाइप आर प्रेजेंट। जीनोटाइप सिक्स है, फेनोटाइप कितने हैं? चार, ए बी एंड ओ। ठीक है? याद रह जाएगा आपको, बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो दो एक्सेप्शन अभी अभी तक हमने पढ़ लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील। इसी को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
ABO blood grouping in human beings is also example of multiple allele. मैंने बताया था normally एक जीन के one gene have two alleles, one gene have two alleles, but more than two alleles of a gene, that is multiple allelism. तो ब्लड ग्रुपिंग के केस में क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन आई था, ये तीन फॉर्म में मिलता है ए बी एंड ओ, तो तीन अलील हो गए, तो एग्जांपल किसका हो गया, मल्टीपल अलील का। ठीक है, ओवल मल्टीपल अलील ऑक्युपाइज कोरोस्पोंडिंग लोकाई लोकस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की हमने बात करी थी, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब गैमेट में तो सिर्फ एक अलील होगा उस ग्रुप का, डिप्लॉइड में दोनों हो जाएंगे, है ना, तीन में से कोई दो, अभी हमने डिस्कस किया था। देखिए ये दिस वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल एलील है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है सेम ट्रेट के लिए, सिंगल ट्रेट के लिए। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल हो गया इसका मल्टीपल एलिज्म का। देखो तो तीन एक्सेप्शन कौन से हुए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें हमने 4 o'clock प्लांट की बात करी, कोडोमिनेंस दूसरा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का जिसमें हमने एबी ब्लड ग्रुप की बात करी, एंड मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील के केस में हम क्या कहेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कंसेप्ट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय, किसने दिया था, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। कॉल लैंडस्टेनर गिव द कंसेप्ट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। एक और एक्सेप्शन आता है प्लियोट्रोपी, अभी हमने क्या देखा, वन जीन मोर देन टू अलील्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वन जीन वन ट्रेट। लेकिन जब एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करे देन इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपी या प्लियोट्रोपिज्म। वहां पे मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, यहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वहां पे उल्टा था। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बी जीन है जो शीट की शेप को भी कंट्रोल कर रहा है और स्टार्च ग्रेन को भी सिंथेसिस कर रहा है, बट मेन फंक्शन एक होता है, उसको कहते हैं मेजर इफेक्ट, उसको क्या कहते हैं, मेजर इफेक्ट। और जो साइड वाइज जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो क्या कहलाता है, माइनर इफेक्ट। ठीक है, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न भी अलग अलग होगा, कैसे देखो, सीड शेप की बात करी, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक बार समझाने के लिए है, कैपिटल बी राउंड के लिए, स्मॉल बी रिंकल्ड के लिए। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होने चाहिए थे, F1 जनरेशन में कैसे होने चाहिए थे सारे के सारे, बताओ, डोमिनेंट होना चाहिए था ना, राउंड होने चाहिए थे, तो सारे के सारे कैसे हो गए F1 जनरेशन में, राउंड हो गए। अब उनका सेल्फ क्लोज करवाया तो F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में कैसे होंगे सारे के सारे, राउंड एंड रिंकल्ड, 3:1, राउंड राउंड राउंड, ये प्योर मतलब होमो जाएगा, ये एटो जाएगा राउंड, और ये रिंकल्ड 1:2:1, नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ठीक है, तो डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस में फुली स्टार्च और लेस स्टार्च, वही कैपिटल बी स्मॉल बी से, तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट आ गया, डोमिनेंट ने अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। F2 में क्या आया, 1:2:1, फुल इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एंड लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या था, सीड के शेप के केस में वो क्या शो कर रहा था, डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस, लेकिन स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के केस में क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि वन जीन कंट्रोल बोथ ऑफ द कैरेक्टर बट शो डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न, इनहेरिटेंस पैटर्न दोनों के अलग अलग है, एक में डोमिनेंट रिसेसिव है तो दूसरे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो शो कर रहा है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, प्लियोट्रोपी। और ऐसे जीन जो इसको रेगुलेट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्लियोट्रोपिक जीन्स, वो क्या कहलाएंगे, प्लियोट्रोपिक जीन्स, बात समझ में आ गई। तो ये नेक्स्ट एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील एंड प्लियोट्रोपी। ठीक है, चले आगे, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी इसका एग्जांपल है। आगे हम जब हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है
एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की वजह से होता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। नॉर्मल जो आरबीसीज़ हैं, वो बाइकॉन्केव होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, उनका सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। ये क्यों होता है? देखिए, जो हीमोग्लोबिन है ना, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, उसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो बीटा चेन में 6 नंबर के अमीनो एसिड पे प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन सीक्वेंस इन नॉर्मल एडल्ट, तो 6 पोज़ीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में 6 पोज़ीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड बनने लग जाता है। इट रिजल्ट्स इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है? तो जीएजी की जगह जीटीजी, मतलब ए इज रिप्लेस्ड बाय टी। एलेनिन की जगह, सॉरी, एडेनिन की जगह थायमिन आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आरबीसी सिकल शिफ्ट हो जाती है, और वो नैरो कैपिलरीज को पास नहीं कर पाती, तो ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। तो इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्यों? क्यों है? एक काम तो हमने देख लिया, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर द जीन आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो जिसको सिकल सेल एनीमिया है और वो हेट्रोजाइगस है, उसको मलेरिया नहीं होता, बिकॉज प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन द सिकल शेप्ड आरबीसीज। बात समझ में आई? चलिए, तो ये कंडीशन। तो जो कैरियर है, जो हेट्रोजाइगस है, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो एच बी एस और एच बी एस, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, ये देखिए, तो ये कैरियर है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर है। तो अगर पेरेंट कैरियर है, तो एफ वन जनरेशन में क्या होगा रेशो? हेल्दी टू कैरियर टू सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, F2 जनरेशन में होगा ये। ठीक है, वैसे तो डेथ हो जाएगी सिकल सेल जो एनीमिक होगा। तो इसका मतलब जो हेल्दी है, वो जो वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है? ठीक है, ये क्या हो गया? ये दोनों कैरियर हो गए, ये हेल्दी हो गया, और ये सिकल सेल एनीमिया जिसमें जिसकी डेथ हो जाती है। नाउ विल डिस्कस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सटन एंड बोवेरी, इन 1901। इंडिपेंडेंटली काम किया था इन्होंने, ऐसा नहीं कि साथ काम किया था। उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, जिसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, है ना? तो उन्होंने मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम के मूवमेंट की हेल्प ली। अब क्या बिहेवियर होता है, क्या पैरेललिज्म होता है इन द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम? दोनों पेयर्ड कंडीशन में मिलते हैं डिप्लॉइड सेल्स में, जीन भी और क्रोमोसोम भी। दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और दोनों में से एक एंटर करता है गैमेट में, एक एलील जाता है गैमेट में। मेंबर ऑफ ईच पेयर सेग्रेगेट इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो सिमिलरिटीज क्या है? डिप्लॉइड सेल में 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, और डिप्लॉइड सेल में 2 कॉपीज होती हैं जीन्स की। क्रोमोसोम भी सेग्रीगेशन शो करते हैं, जीन्स आल्सो सेग्रीगेट। क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है, जीन्स आल्सो अंडरगोज म्यूटेशन। लेकिन एक डिफरेंस भी है कि क्रोमोसोम को हम जीन्स नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन जीन्स आर नॉट विजिबल। कि जब हमने बात करी थी कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स है। तो जब क्रोमेटिन मटेरियल है, इनफैक्ट तो जब सेल डिवीजन होता है, तो एक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके रोड शेप क्रोमोसोम बना देता है। इस क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो दिस इज अ पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शंस जो बात करी थी कि भाई मेंडल लकी था कि उसके सारे क्रोमोसोम एक सारे जीन्स या एलील्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। लेकिन मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया। सबसे पहली बात तो कि क्यों काम किया? सबसे पहली बात, मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, कि मेल का साइज छोटा होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है। लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, कम टाइम में ज्यादा फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस हो सकती हैं, ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हो सकते हैं।
शॉर्ट लाइफ स्पैन है सिर्फ 2 वीक्स का, और दे कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडिया, लेबोरेटरी में उनको इजीली कल्चर ग्रो किया जा सकता है। इस वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मॉर्गन ने क्या किया, उसका एक्सपेरिमेंट का तरीका क्या था, उसने बहुत सारे डायबिट क्रॉसेस परफॉर्म किए उन कैरेक्टर्स के साथ जो कि सेक्स लिंक थे। क्या किया, पहला जैसे क्रॉस वन में क्या किया उन्होंने, येलो बॉडी, येलो बॉडी, व्हाइट आई, व्हाइट आई फीमेल्स, यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस भी हमें देखने को मिलेगा। येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल को क्रॉस करवाया विद ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड मेल के साथ, ठीक। तो यहाँ पे मेल डोमिनेंट था क्योंकि मेल वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट, याद रखना। तो ब्राउन बॉडी रेड आई डोमिनेंट है, येलो बॉडी व्हाइट आइड रिसेसिव है, ठीक है। क्रॉस वन, अब F1 जनरेशन में क्या हुआ देखो, पेरेंटल क्या था, मेल क्या है ब्राउन रेड, मेल क्या है वाइल्ड टाइप ब्राउन रेड है, फीमेल क्या है येलो व्हाइट, फीमेल रिसेसिव, मेल डोमिनेंट क्योंकि वाइल्ड टाइप, ठीक। F1 जनरेशन में क्या हुआ, वाइल्ड टाइप फीमेल एंड नॉर्मल येलो व्हाइट आइड मेल। अब जब इनका टेस्ट क्रॉस करवाया F2 जनरेशन में, पेरेंटल टाइप 98.7% प्रोड्यूस हुए, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट थे वो सिर्फ 1.3%, रिकॉम्बिनेंट्स वर ओनली 1.3। अब एक चीज आपको यहाँ बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से कम है तो कंप्लीट लिंकेज होता है, और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 25% से ज्यादा है तो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे 1.3 रिकॉम्बिनेंट, तो मतलब ये कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल है, दिस इज कंप्लीट लिंकेज। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपने तो लिंकेज तो बताया नहीं, लिंकेज क्या होता है, वो भी बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो पेरेंटल 98.7, रिकॉम्बिनेंट 1.3, देखो पूरा का पूरा एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, मेल है, ये फीमेल है, वाइल्ड टाइप हो गया F1 है ना, ये मेल है। रिकॉम्बिनेंट क्या बना, न्यू कॉम्बिनेशन क्या बना कि भाई कैपिटल वाई। अच्छा यहाँ पे क्या देखना है आपको, वाई क्रोमोसोम इस तरह से लिखा जाता है, डोमिनेंट के लिए पॉजिटिव सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वो स्मॉल और कैपिटल लेटर वाला नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होगी, सिर्फ रीअरेंजमेंट है, देखिए यहाँ पे वाई पॉजिटिव डब्ल्यू है व्हाइट के लिए, यहाँ पे वाई डब्ल्यू पॉजिटिव है येलो हो गया, ड्यू टू जस्ट ये यहाँ पे डोमिनेंट है वाई, क्योंकि पॉजिटिव सिंबल उसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव क्या है डोमिनेंट है। यहाँ पे भी देखिए रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू पॉजिटिव वाई वाई डब्ल्यू, जबकि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है F2 जनरेशन में, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूड किया, उसको कंक्लूड करने के लिए उन्होंने एक और क्रॉस करवाया, यहाँ पे क्या किया, व्हाइट आइड स्मॉल विंग लिख रहा हूं मैं, मिनिएचर की जगह स्मॉल विंग फीमेल वर क्रॉस्ड विद रेड आई एंड लार्ज विंग मेल, ये भी वाइल्ड टाइप है तो ये डोमिनेंट है, याद रखना, मेल डोमिनेंट फीमेल रिसेसिव, ठीक है, मेल डोमिनेंट है एंड फीमेल रिसेसिव। F1 जनरेशन में सारे के सारे उल्टा हो गया, देखिए वाइल्ड टाइप फीमेल मतलब डोमिनेंट फीमेल एंड रिसेसिव मेल। अब जब इसका F2 जनरेशन हम देखते हैं, तो F2 जनरेशन में देखिए रिकॉम्बिनेंट का टाइप बढ़ गया बहुत सारा, रिकॉम्बिनेंट का टाइप 37.2% हो गया, पेरेंटल सिर्फ कितना रह गया, पेरेंटल सिर्फ कितना रह गया 62.8। तो मैंने क्या कहा था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% सॉरी 25% से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ये सेंटेंस पढ़ो, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन्स इज हायर देन दिस, वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन दिस। तो अब मैं बताता हूँ लिंकेज होता है क्या है, स्टेइंग टुगेदर ऑफ सर्टेन जीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि ये क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन ये है, एक ये एंड सो मेनी जीन्स आर प्रेजेंट, ये इसका होमोलॉग है, यहाँ पे भी बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है,
तो जीन्स की साथ स्टे करने की एबिलिटी कैपेबिलिटी टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो उसको क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। लिंकेज दो टाइप का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से कम है तो कंप्लीट लिंकेज, अदरवाइज इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज नेचर में रेयर होता है, मेल ड्रोसोफिला में नॉर्मली देखने को मिलता है। एग्जांपल है मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई अब? ठीक। अब जो F2 रेशियो आई वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है नॉर्मल डाईहाइब्रिड रेशियो से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो जीन है वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसमें क्या है, लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक दूसरे के साथ जाने की कोशिश करते हैं। इस दूसरा कंक्लूजन क्या है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वो हायर हो जाता है देन नॉन पेरेंटल। कंप्लीट लिंकेज में हमने देखा था 98.3%। इसका मतलब लिंकेज स्ट्रोंगर होगा ऐसे जीन्स के बीच में, तो और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगी। तो यह मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो लिंकेज कम हो जाएगा। एक और साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट ने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। वही बात आ गई, कैसे मेजर किया, एज मेजर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द जीन्स एंड उसके बेसिस पे उन्होंने क्रोमोसोमल मैप्स बनाए, क्रोमोसोमल मैपिंग की। तो ये तो बात होगी बच्चों लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। उसके बाद आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, अगर हम सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एलोसोम एंड ऑटोसोम। जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको एलोसोम कहते हैं, और बाकी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम। तो ह्यूमन बींग्स की मैं अगर बात करूं, ह्यूमंस में मेल और फीमेल्स 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स, ये क्या है, 20 ऑटोसोम, ये भी ऑटोसोम, और ये एलोसोम में, फीमेल में ये हो गया, मेल में ये हो गया। बात समझ में आ गई? लेकिन इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स। मेल हेट्रोगेमेटी हो सकती है, फीमेल हेट्रोगेमेटी हो सकती है। हेट्रोगेमेटी का मतलब कि भाई एक्स वाई है, जो मेल हेट्रोगेमेट हो गया ना, मेल हेट्रोगेमेट हो गया। एक्स नोट हो गया तो फीमेल हेट्रोगेमेट हो गई। एक्स 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 वाई, तो ये किसका एग्जांपल है, मेल हेट्रोगेमेटी का। यहाँ पे क्या है, मेल हेट्रोगेमेट, मतलब मेल दो टाइप के गैमेट्स बनाएगा। तो मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स में, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला में ये होता है। तो फीमेल्स होमोगेमेटिक, मेल हेट्रोगेमेटिक, तो एक्स एक्स इंटू एक्स वाई गैमेट फॉर्मेशन हुआ, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, 50-50% चांसेस हैं, तो इसका मतलब रैंडम फ्यूजन है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, चांस की बात है। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम तो होमोगेमेटिक हो गए, और अगर अलग अलग है तो वो हेट्रोगेमेटिक हो गए। अब दूसरा है एक्स 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 नोट, तो यहाँ पे क्या है, फिर से मेल हेट्रोगेमेट है, मेल हेट्रोगेमेट है, मेल में दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, तो कॉकरोच, राउंड वॉर्म्स। ठीक, तो मेल हेट्रोगेमेटी में एक्स वाई एंड एक्स नोट। फीमेल हेट्रोगेमेटी के ये दो एग्जांपल है, जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड। फीमेल हेट्रोगेमेट हो गई, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो बटरफ्लाईज, मोथ, फिशेस, रेप्टाइल और बर्ड्स, इन सब में फीमेल हेट्रोगेमेटी देखने को मिलती है। बटरफ्लाईज में भी फीमेल हेट्रोगेमेटी देखने को मिलती है। याद रखना, चार टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हनी बी में एक यूनिक केस मिलता है, स्पेशली मेल हनी बी में, मेल हनी बी में एक स्पेशल केस देखने को मिलता है बच्चों, जिसको हैप्लोडिप्लॉइडी भी कहते हैं, और इट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कि नॉर्मली जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं हनी बी में, फीमेल हैव 16 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मेल हैव 16 क्रोमोसोम।
ठीक है? अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्रोड्यूस होंगी, जो कि डिप्लॉइड होती हैं, उनमें 16 क्रोमोसोम होंगे और 16 ये हो गए, ठीक है? लेकिन जो मेल होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। मेल हमेशा हैप्लॉइड होगा और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? उसके बाद म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। देखो, अलग-अलग फेजेस में अगर इस चैप्टर को डिस्कस करोगे ना तो बड़ी इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले हमने टर्मिनोलॉजी की बात कर ली, फिर हमने मेंडलिज्म की बात कर ली कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया, कौन से कैरेक्टर्स थे, क्यों सेलेक्ट किया, कहाँ पे पब्लिश किया, सक्सेस क्यों नहीं मिली, रीडिस्कवर कैसे हुआ। फिर हमने मेंडल्स के लॉज को डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट में हमने एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लिया मेंडलिज्म के कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या एक्सेप्शंस हैं, सेग्रीगेशन के क्या एक्सेप्शंस हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्या एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद हम पोस्ट मेंडलिज्म एरा में आ गए एक तरह से, ठीक है ना? पोस्ट मेंडलियन एरा में आ गए। सेक्स डिटरमिनेशन एक अलग से टॉपिक हो गया। तो म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ह्यूगो डू वेरिस। म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो जाए जिससे ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइपिक या फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। तो ह्यूगो डू वेरिस ने अपनी बुक द म्यूटेशन थ्योरी में इस कंसेप्ट को सबसे पहले डिस्कस किया एंड उन्होंने काम किया इवनिंग प्राइमोस ओइनोथेरा लेमेरिकाना पे, ओइनोथेरा लेमेरिकाना पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। तो म्यूटेशन दो टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल। सोमेटिक सेल जो नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, और जर्म सेल जो गैमेट फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये जो सेल्स हैं, ये कैरेक्टर को ट्रांसमिट करती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो अगर इन सेल्स में म्यूटेशन होगा तो वो भी ट्रांसमिट होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में। लेकिन सोमेटिक सेल्स के जो म्यूटेशंस होंगे वो अपीयर होंगे बॉडी सेल्स में, लेकिन दे बिकम लीथल, हार्मफुल हो जाते हैं एंड दे कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वो ट्रांसमिट नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब म्यूटेशन भी क्रोमोसोम्स के बेस के ऊपर हो सकते हैं, तो उनको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जीन्स में होंगे तो उनको जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो क्रोमोसोमल एंड जीन दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। जीन की स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाए, क्यों हो जाए? न्यूक्लियोटाइड का नंबर, न्यूक्लियोटाइड का टाइप या सीक्वेंस, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया के केस में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड बन जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल था। तो उसकी वजह से नए एलील्स बन जाते हैं। नॉर्मली ये पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, सिंगल बेस पेयर, और उनको स्टडी करते हैं बाय पेडिग्री एनालिसिस। आगे डिस्कस करेंगे, ये एक और कंसेप्ट है। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे फैमिली में पास ऑन हुआ थ्रू वेरियस जनरेशंस, उसको फाइंड आउट किया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम बात करें तो एक कोई एक जीन पेयर कंट्रोल नहीं करता कैरेक्टर को। ह्यूमन बीइंग्स में मिक्स एंसेस्ट्री है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो मिक्स्ड हैं। अगर कोई ट्रेड प्योर भी है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है टू ट्रेस आउट इन अ फैमिली हिस्ट्री। पेडिग्री में उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस स्पेसिफिक ट्रेट के लिए फैमिली हिस्ट्री को इकट्ठा किया जाता है और उस एक्सप्रेशन को एक एक चार्ट का फॉर्म दे दिया जाता है, जिसको फैमिली ट्री कहते हैं। कुछ सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मेल हमेशा स्क्वायर से रिप्रेजेंट होंगे, फीमेल्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। शेडेड जो एरिया है, मान लीजिए ये है या ये है, इसमें शेडेड एरिया कर दिया हमने, तो इसका मतलब अंडर स्टडी है। जो अनशेडेड है इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है दोनों के बीच में, आगे आपको सारा दिखेगा, तो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके नीचे उनके यंग वंस आ जाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो। नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स जो नुमेरल्स हैं वो बर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, देखिए ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। मेल, फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब अनडिटरमिन्ड, डार्क है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, पेरेंट। डबल लाइन है तो कंसेजिनियस मैरिज। कंसेजिनियस का मैरिज का मतलब मैरिज अमंग रिलेटिव्स, मैरिज अमंग रिलेटिव्स, क्लोज फैमिली मेंबर्स के बीच में। यहाँ पे ये लाइन जो है वो
बच्चों को रिप्रेजेंट करिए, ऑफस्प्रिंग को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाला ओल्डेस्ट, ये यंगेस्ट, ठीक है। तो ये सिंबल्स आपको याद है। अब हमें पता है एक होता है होमोजाइगस, सॉरी एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं म्यूटेशंस में, दो तरह के म्यूटेशन डिस्कस करने वाले हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक। ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक रिसेसिव। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अगर रिसेसिव है, रिसेसिव में वो जनरेशन को स्किप कर जाते हैं, जबकि डोमिनेंट, क्योंकि हर जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाएंगे तो उस जनरेशन को स्किप नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बात आ जाती है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे उनके बच्चे हमेशा अफेक्टेड होंगे, लेकिन डोमिनेंट के केस में क्या होगा, हमें पता है 3:1 रेशो आती है, तो नॉर्मल भी हो सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तीसरा है, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव नॉर्मल पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स कैरियर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो बच्चे भी उनके अफेक्टेड नहीं होंगे। ये पॉइंट्स देखिए, ऑटोसोमल जनरेशन स्किप नहीं करते, ऑटोसोमल रिसेसिव जनरेशन स्किप कर सकते हैं, सेक्स लिंक फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, नहीं, हाँ डोमिनेंट, और सेक्स लिंक रिसेसिव मेल्स में ज्यादा होते हैं, वाई लिंक फादर से सन में, और एक्स लिंक्ड, बताओ उल्टा होगा कि नहीं होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वो सारे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो म्यूटेशन जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जीन्स और पॉइंट म्यूटेशन विच आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, सॉरी वो नॉन मेंडेलियन कहलाएंगे, ये मेंडेलियन होंगे यार, यस। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, अभी मैंने बताया, ये रिसेसिव भी हो सकते हैं, ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, ये सेक्स लिंक भी, वो नॉन मेंडेलियन में आएगा जो इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। तो डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया, ऑलरेडी मैंने बताया, तो मैंने ये भी कहा था कि बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीन्स फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, ऑटोसोम और एलोसोम, दो बताए थे मैंने। ये अपना एक्सप्रेशन कब देंगे, जब वो डबल रिसेसिव कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे। तो मैंने बताया था ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है, ठीक है। तो बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड बन जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन केस में क्या होंगे, वो कैरियर होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल होंगे। तो देखो ये सिकल सेल हो गया, ये हो गया, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही है, ये पेरेंट है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। यहाँ पे फादर अनअफेक्टेड है मतलब कैरियर है, मदर अनअफेक्टेड है मतलब कैरियर है। तो चांसेस क्या हो गए, 25% मेल, 50% 2 में से 4, और फिर से तो रेशो क्या आ गई, 1:2:1, ठीक। ये इनहेरिटेंस पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव का आपके सिलेबस में फिनाइल कीटो यूरिया। तो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटो यूरिया, हेट्रोजाइगस कैरियर, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल, हेट्रोजाइगस कैरियर, और ये अफेक्टेड, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये क्यों होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिफेक्टिव जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर 12, ठीक है। एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है लीवर में। लेकिन जब ये क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा तो ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है, और उस वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, किडनीज में एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आना शुरू हो जाता है, ठीक।
थैलेसेमिया, ये भी ऑटोसोमल बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों में स्पेशली। जो ग्लोबिन पेप्टाइड है हीमोग्लोबिन की, वो अफेक्टेड हो जाती है। देखो 2 पार्ट हैं हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन नाम में ही देखो ना, हीमोग्लोबिन, तो एक तो हीम और एक ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड है, ग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड है वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक, ये तो वही आ गया सिकल सेल एनीमिया। इसको क्वांटिटेटिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक, बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है। जो क्वालिटेटिव हो गया पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो 6 पॉइंट है ग्लूटामिक एसिड की जगह तो क्या बन गया, वैलिन अमीनो एसिड बन गया, ये ऑलरेडी डिस्कस। थैलेसेमिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होता है थैलेसेमिया, या तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या डिलीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब या तो एब्सेंस ही हो जाए कि हो ही ना, या रिड्यूस सिंथेसिस हो जाएगा ग्लोबिन चेन की, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा और एनीमिया हो जाएगा। तो कहाँ पे डिफेक्ट है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, उसकी वजह से 2 टाइप का थैलेसेमिया होता है, अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया में क्या होगा, अल्फा चेन जो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो म्यूटेट हो जाएंगे, उनमें म्यूटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 जीन जो हीमोग्लोबिन A1 में और हीमोग्लोबिन 2 में, जो अल्फा चेन के 2 है ना, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। तो अल्फा चेन में HbA1 और HbA2, तो 2 जीन है तो 4 एलील्स हो गए, वो अफेक्टेड हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 16 की बात है। जबकि बीटा थैलेसेमिया में क्या होगा, 1 जीन HBB, बीटा चेन में 1 जीन, वहां पे 2 जीन थे, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, वो क्रोमोसोम 16 पे था, वो अफेक्टेड हो गया। तो एक जीन तो 2 एलील है। तो अल्फा थैलेसेमिया में 4 एलील इन्वॉल्व है, 2 जीन है। बीटा थैलेसेमिया में वो 1 जीन 2 एलील इन्वॉल्व है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। याद रहेगा। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोम्स में है, अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, तो इसलिए तो डोमिनेंट हुए। तो 2 एग्जांपल आपको याद रखना है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए, हेट्रोजाइगस फीमेल, होमोजाइगस रिसेसिव मेल। F1 जनरेशन में देखो मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड है, तभी तो वो डोमिनेंट हो गया। फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकंड जनरेशन में भी, थर्ड जनरेशन में, तो डोमिनेंट जनरेशन को स्किप नहीं करता, हमने बात करी थी ना। अब बात करते हैं सेक्स लिंक की। हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको याद रखना है, बोर्ड और कंपटीशन दोनों में आता है। जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो उनमें से कोई क्लोटिंग फैक्टर जब एब्सेंट होता है तो उसकी वजह से क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पे 4 है, नॉर्मल, फीमेल। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे भी हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी, कैरियर। वो कैसी हो जाएगी, कैरियर। अगर दोनों पे है तो ऑब्वियस सी बात है वो अफेक्टेड फीमेल होगी। मेल ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं सेक्स लिंक के केस में, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स का, और अगर उसी पे है तो अफेक्टेड मेल हो जाएगा, अफेक्टेड मेल हो जाएगा, हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अफेक्टेड मेल है, हीमोफिलिक मेल है और नॉर्मल फीमेल है, कैरियर भी नहीं है, नॉर्मल, क्योंकि किसी भी एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया जीन नहीं है, नॉर्मल फीमेल है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, मेल 100% हेल्दी होंगे और फीमेल कैरियर हो जाएंगे। ठीक है, कैरियर नहीं, ये कैरियर फीमेल, सॉरी अफेक्टेड मेल हो जाएगा, नहीं तो। लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड होगा ही नहीं, यहाँ पे नॉर्मल मेल होगा, यहाँ पे तो नॉर्मल मेल होगा। एंड ऑल कैरियर फीमेल्स, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट। ठीक, अब उल्टा कर दिया, यहाँ पे देखिए कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है,
और नॉर्मल मेल है तो क्या होगा? तो 50-50% चांसेस हो गए। ये कैरियर फीमेल, ये अफेक्टेड मेल, ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। तो 50% फीमेल आर कैरियर, 50% हीमोफिलिक। नहीं, नो 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 नो, ये नहीं होगा। 50% कैरियर, 50% नॉर्मल। इसी तरह 50% मेल अफेक्टेड, 50% नॉर्मल। ठीक है ना बेटा? कलर ब्लाइंडनेस दूसरा एग्जांपल, कि रेड और ग्रीन कलर के बीच में पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे भी एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक एक्स क्रोमोसोम पे आ गया तो कैरियर फीमेल, दोनों एक्स पे आ गया तो कलर ब्लाइंड या अफेक्टेड फीमेल, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है उस पे है तो कलर ब्लाइंड मेल। तो अगर कैरियर अफेक्टेड मेल कलर ब्लाइंड मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो मेल 100% नॉर्मल होंगे और फीमेल कैरियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है। लेकिन जब कैरियर फीमेल को नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो देखिए 50% मेल हेल्दी, 50% मेल अफेक्टेड हीमोफिलिक, 50% फीमेल कैरियर, 50% फीमेल हेल्दी। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब मेल टू मेल थ्रू फीमेल, मेल टू मेल थ्रू फीमेल, या फीमेल टू फीमेल थ्रू मेल, कि मतलब ग्रैंडफादर से ग्रैंड चिल्ड्रन में थ्रू देयर डॉटर। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाएगा बेटा। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करें कि नंबर या अरेंजमेंट चेंज हो जाता है जीन्स का क्रोमोसोम पे। भाई ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए ए बी सी, और ये इसका होमोलॉग है पी क्यू आर। ठीक, अब क्या करें? अब मान लीजिए एक सेगमेंट यहाँ से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? इधर तो क्या बच गया? ए बी बच गया, लेकिन इसके पास क्या हो गया? पी क्यू आर सी। ठीक है ना? तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाते हैं। दो टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम एब्रेशंस भी कहते हैं इनको, कि अगर अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन अगर नंबर चेंज है तो वो एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी के फॉर्म में होते हैं। एक एक करके बात करेंगे। देखो, पॉलीप्लॉइडी, पॉली का मतलब मैनी, जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, हर क्रोमोसोम का जो सेट है वो बढ़ जाता है। हैप्लॉइड का मतलब एन, डिप्लॉइड 2n, ट्रिप्लॉइड 3n, 4n, 5n, तो ये पॉलीप्लॉइड हो गए, है ना? डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड एंड सो ऑन। जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं हो पाता ड्यूरिंग एनाफेज तो उसकी वजह से प्लॉइडी होती है। ठीक है ना? इनेबिलिटी, failure of chromosome to separate at the time of anaphase due to non disjunction or due to non formation of spindle। स्पिंडल उनको अपोजिट पोल्स की तरफ ले जाते हैं, लेकिन पोल की फॉर्मेशन, सॉरी, स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं हो तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। या नॉर्मली क्या होता है? एक्स एक्स, सिंपल एग्जांपल एक्स वाई, इधर से एक्स आया, इधर से एक्स या वाई में से एक आता है, लेकिन यहाँ लोग सेग्रीगेट ही नहीं हो पाए, ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या बन गया? एक्स एक्स वाई बन गया, तो प्लॉइडी हो गए ना, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर से ज्यादा क्रोमोसोम हो गया। तो एन्यूप्लॉइडी फ्यू या एक्स्ट्रा, या तो कम हो जाए क्रोमोसोम का नंबर, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 46 है तो 45 हो जाए या 47 हो जाए तो क्या कहलाएगा? एन्यूप्लॉइड। लॉस ऑफ क्रोमोसोम, तो डिप्लॉइड नंबर 2n इक्वल टू 46, तो उसमें से -1 कर दिया तो 45 हो गया, तो मोनोसोमिक, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना? 44 प्लस एक्स, यहाँ पे या तो एक्स एक्स होना चाहिए था या एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है तो 45 क्रोमोसोम हो गए, ये टर्नर सिंड्रोम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक्स नोट जीनोटाइप है, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सिम्टम्स याद रखने हैं बेटा, ऐसी फीमेल्स स्ट्राइल होती हैं जिनमें ओवरीज रुडिमेंट्री होती हैं, यूट्रस स्मॉल होता है, शॉर्ट हाइट होती है, और कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसमें हैवी नेक मसल्स एक्सेट्रा। तो टर्नर सिंड्रोम एग्जांपल याद रखना है। ट्राइसोमिक में नंबर बढ़ जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 46 है, प्लस 1 47 हो गया। डबल ट्राइसोमी में 2n प्लस 1 प्लस 1 46 प्लस 1 प्लस 1 48 हो जाएगा। ट्राइसोमिक डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये याद रखने हैं दोनों। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है, यहाँ पे क्लिनफेल्टर में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मैंने कहा था ना,
नॉन सेग्रीगेशन, तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे डिसऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके रीजन आपको पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहा जाता है। ये तो आपने बहुत कॉमन सा है, आसपास कहीं ना कहीं किसी बच्चों का आपने ऐसा देखा होगा। इट अकर्स ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग oogenesis। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21। ब्रॉड फेस, परमानेंटली ओपन माउथ, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड, स्मॉल फिंगर्स, ये सारे के सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, हमें ज़्यादा डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्लिनफेल्टर्स में नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हो गया, तो एक तरफ से एक्स आया, दूसरी तरफ से एक्स वाई आ गया, या एक तरफ से एक्स एक्स आ गया, दूसरी तरफ से वाई आ गया, तो एबनॉर्मल क्रोमोसोम हो जाता है 2n+1। तो नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ एक्स एक्स एग एंड नॉर्मल वाई, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाए, तो इसके साथ जुड़ गए, तो एक्स एक्स वाई जीनोटाइप बन गया। तो स्ट्राइल मेल हैविंग फीमेल कैरेक्टर्स, स्ट्राइल मेल हैविंग फीमेल कैरेक्टर्स, लॉन्ग लेग, अनयूजुअली लॉन्ग लेग्स, ओबेसिटी, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। ठीक। उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नॉर्मली वन जीन वन कैरेक्टर, लेकिन मोर देन वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटेटिव, तो बेस्ट एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स। दिख रहा है आपको वैरायटी स्किन कलर में? स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन्स, ए बी एंड सी, ये डोमिनेंट फॉर्म है, ये इसकी रिसेसिव फॉर्म है। 3 पेयर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल स्किन कलर, सो इट इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये देखिए, प्योरली रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट, तीनों कैपिटल लेटर दिख रहे हैं यहाँ पे, तीनों स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं। F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक। सो 27 सॉरी, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 64, 8 गैमेट्स, 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अगर इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं, तो बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड, बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड, जहां पे पीक इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरमीडिएट्स, पीक इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरमीडिएट्स। ठीक है। तो ये क्लियर, यहां तो कोई समस्या है तो बताओ। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने सारे के सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए बेटा। कोई भी इफ बट है, कोई भी किंतु परंतु है, तो आप एक बार बताओ। अगर कोई डाउट है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में तो पूछोगे। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो शेयर करोगे ही करोगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब कब करोगे? जब आपको चीजें समझ में आ गई है, समझ में आ गई है तो आप उसको लाइक भी करोगे। क्लियर? कीप स्टडिंग।